गोइंग टू, मैं इसको डिक्लाइन कर दूं फिर? देखो, जो भी हमने डेटा किया है, वी मस्ट हैव टू सेव दैट डेटा बाय यूजिंग द कमांड कंट्रोल एस। बीच बीच में आपको कंट्रोल एस कमांड करते रहना है। कंट्रोल एस इज यूज टू सेव द फाइल, या फिर हम फाइल सेव और या फाइल सेव एस, ये भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं। या फिर यहाँ पे स्क्रीन पे जो आपको लेफ्ट साइड में एक आइकॉन दिख रहा है, वहां पे भी आप उसको क्लिक करके सेव कर सकते हो। ठीक है, different ways are there to save the file. ओके, बट सेव करना बहुत जरूरी है। जो भी चेंजेस करते हो इमीडिएटली कंट्रोल एस करते रहना है, राइट? तो चलो, ये शीट तो हमने बना ली। वी इंसर्ट द आंसर्स ऑफ द गिवन क्वेश्चंस, देन marks for all that questions by comparing it with the answer key. Then we find out the total of marks obtained by the students. Then we declare a result of the students. यहाँ तक के हमने कर लिया है। समझ गया यहाँ तक के आपको? इसमें कोई दिक्कत है? एनी प्रॉब्लम? नो नो। इफ एनीवन हैज एनी प्रॉब्लम, प्लीज यहीं पे आप पूछ लीजिए, क्योंकि आगे का फिर आपको नहीं समझेगा, है ना? यहाँ पे अगर कुछ भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। ओके, नाउ I must have to assign some name to this particular sheet, क्योंकि जब भी हम इस शीट को प्रिंट करेंगे, we must have a typical heading to this sheet. जब भी हेडिंग होता है वो ऊपर में ही होता है। हमने जब स्टार्ट कर दिया था तो रो 1 से ही स्टार्ट कर दिया था, है ना? सॉरी, तो हम क्या करेंगे, नाउ वी हियर इंसर्ट सम रोज। तो इंसर्ट शीट रो, देन अगेन इंसर्ट शीट रो। जितने भी रोज आपको चाहिए आप इंसर्ट कर सकते हो, जितने भी कॉलम्स आपको चाहिए वो कॉलम यहाँ पे आप इंसर्ट कर सकते हो। उसी तरह से डिलीट भी आप कर सकते हो, डिलीट द सेल, डिलीट द कॉलम और डिलीट द रो, यहाँ से डिलीट करना पॉसिबल है। ठीक है, उसी तरह से हम इसी शीट में राइट क्लिक करके भी ये सारे काम कर सकते हैं, राइट? राइट क्लिक करके इंसर्ट शीट रो और शीट कॉलम, डिलीट शीट रो और शीट कॉलम, क्लियर द कंटेंट्स, ये सारी चीजें हम यहाँ से कर सकते हैं ना। यहाँ पे हम देंगे इस पर्टिकुलर शीट का पूरा हेडिंग, है ना? तो हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया एंड टाइप करना चालू कर दिया, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज। नागपुर यूनिवर्सिटी, कॉमा नागपुर। इन द सेकंड लाइन हमने लिखा एकेडमिक स्टाफ कॉलेज, और उसके बाद लिखा रिजल्ट ऑफ प्री पीएचडी कोर्स वर्क 18th of March 2021। ये लिखने के बाद, ये जब हमने लिखा तो हमने क्या किया, इसी एक सेल में इसको लिखा है। देखिए, जब हम किसी पर्टिकुलर सेल में डेटा लिखते हैं तो दैट डेटा गेट स्टोर एट दैट एक्टिव सेल लोकेशन, है ना? तो जब हम सेल में डालते हैं तो सेल में इस पर्टिकुलर एरिया में ही वो डेटा जाके स्टोर होता है। जब हम बी में जाते हैं और कुछ टाइप करते हैं तो वो कहाँ पे चला गया, बी में चला गया, तो ए का डेटा क्या हो गया, हाइड हो गया। द मीनिंग इज दैट as the default width of this cell is 8 characters long. By default cell की width कितनी होती है, only 8 characters long, है ना? तो जब हम दूसरे सेल में लिखते हैं तो वो क्या हो जाती है, हाइड हो जाती है। लेकिन if I want to show the entire text which is written in cell A, I can increase the width of the cell as per my requirement. मुझे इतना बड़ा ये नाम चाहिए तो मैं इतनी बड़ी इसकी विड्थ कम ज्यादा करके एडजस्ट कर सकती हूँ। सेल की विड्थ और सेल की हाइट दोनों चीजें हम क्या कर सकते हैं, कम ज्यादा कर सकते हैं हमारे हिसाब से, हमारे अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ योर डेटा।
लेकिन हर बार ये पॉसिबल नहीं होता है कि मैं इतना बड़ा नाम यहाँ पे लिख दूं तो ये एक ही सेल में आ गया और बाकी ये चीजें चली गई इधर में। तो जब हम इसको प्रिंट करने जाते हैं तब क्या होता है, ये पेज एक पेज में ना आते हुए 2 पेज या 3 पेज में उसको कन्वर्ट कर देता है, स्टोर कर देता है, विच इज हम यानी उसको हम प्रिंट करके अच्छे से नहीं रख सकते। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ऐसा ना करते हैं। मैंने आपको इसलिए बता दिया कि हम इस पर्टिकुलर सेल की विड्थ बढ़ा सकते हैं, जितनी भी चाहे विड्थ भी बढ़ा सकते हैं, हाइट भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन मुझे हाइट विड्थ ना बढ़ाते हुए इसको सेंटर में लेना है। इन दैट केस पहले सेल पे क्लिक कीजिए और शिफ्ट का बटन दबा के लास्ट यानी जहां तक के मुझे लेना है वहां तक के सिलेक्ट कर लीजिए एंड देन क्लिक एट द मर्ज एंड सेंटर ऑप्शन। मैंने और डाटा लिखा हुआ है बाजू में, इसलिए वो मुझे अलाउ नहीं कर रहा है। अगर एक ही सेल में कुछ डेटा है तो वो नहीं करेगा, ठीक है। मर्ज एंड सेंटर अलाउज यू टू मर्ज द सेल्स एंड मेक द डेटा एज अ सेंटर अलाइन, ठीक है। फिर से मैंने एकेडमिक स्टाफ कॉलेज को सिलेक्ट कर लिया और या एन तक के सिलेक्ट कर लिया, देन अगेन क्लिक एट द मर्ज एंड सेंटर ऑप्शन। फिर से मैंने क्लिक कर दिया एंड अगेन सिट एट द मर्ज एंड सेंटर ऑप्शन। समझ गया? तो मर्ज एंड सेंटर किस लिए यूज हो रहा है? टू मर्ज द सेल्स, 2 or 3 or how many cells you want to merge, you can select it and just click at the merge and center option, ठीक है। देन वर्ड में जैसे हम इसका फॉन्ट बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, ऑल दिस फैसिलिटीज आर आल्सो अवेलेबल इन दिस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। हियर देखो, यहाँ से हम उसका स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं, किसी और स्टाइल में चाहिए, किसी और पर्टिकुलर, देखो कभी कभी हमको होता है कि ये 18 का चाहिए, ये 13 चाहिए, ये 15 चाहिए, तो वो भी हम यहाँ से कर सकते हैं। इसको 14 कर दिए, इसको 10 कर दिए, 11 कर दिए, छोटा हो गया, जैसे भी चाहिए। इसका टेक्स्ट का कलर भी हम चेंज कर सकते हैं, सिलेक्ट द टेक्स्ट एंड मेक द चेंजेस, ठीक है। ये दूसरे वालों का कलर मुझे और अलग चाहिए, ये तीसरे वालों का मुझे और अलग चाहिए, तो जैसे भी हमको चाहिए हम उसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं। वी कैन फिल द सेल्स, इसको फिल कर सकते हैं, इसके अलग कलर से भी इसको फिल कर सकते हैं, जैसे भी आपको डेकोरेट करना है टेक्स्ट को आप कर सकते हो, ठीक है। उसी तरह से ये जो रोल नंबर्स है इनको भी हम किसी और स्टाइल में लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये अलग अलग एंगल्स है, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, या फिर पर्टिकुलर फॉर्मेट में, या फिर पर्टिकुलर एंगल पे आपको देना है, तो वो भी आप यहाँ से इस फॉर्मेटिंग्स में इसको वर्टिकली जैसे भी मुझे चाहिए मैं उसको चेंज कर सकती हूँ, ठीक है ना। तो दिस वे यू कैन इंसर्ट द टेक्स्ट। इसको भी फिल कर देते हैं किसी कलर से, राइट। सो टाइम टेबल बना रहे हैं, कोई रिपोर्ट बना रहे हैं, कोई अट्रैक्टिव डेटा हम इंसर्ट करना चाहते हैं जो हमारे पीएचडी थीसिस में अच्छी तरह से पॉइंट आउट हो रहा है, हर टेबल को आप इस तरह से अरेंज करके सेट कर सकते हो, डिफरेंट फॉर्मेटिंग्स लगा सकते हो। तो ये सारी चीजें आपको पता है। उसके बाद में ये जो डेटा होता है टेक्स्ट में का, उसका भी अलाइनमेंट यहाँ पे दिया, जैसे आपको पता है कि लेफ्ट अलाइन, राइट अलाइन एंड सेंटर अलाइन, यहाँ पे 3 ही है। और वर्ड में एक होता है जस्टिफाइड, जस्टिफाइड इज यूज टू जस्टिफाई द डेटा बिटवीन लेफ्ट एंड राइट मार्जिन। उसी तरह से यहाँ पे आपको दिया गया है कि सेल, अगर ये सेल की विड्थ हम बढ़ा रहे हैं, देखो ये जो है ना, इसको मैंने इतना बढ़ा दिया, तो अभी हमारा एट मोमेंट हमारा डेटा कहाँ है, सेल के नीचे में है। ये क्या होगा, सेल के सेंटर, ये यहाँ सेल के सेंटर में आ जाएगा, ये सेल के ऊपर में आ जाएगा। तो किस तरह से आपको डेटा प्रेजेंट करना है ये आपके ऊपर, यहाँ पे ये सारे फैसिलिटीज यहाँ पे अवेलेबल है। जैसे मैंने आपको अभी अभी कहा था कि एक नाम बहुत बड़ा हो गया और उसके लिए हमने क्या कर दिया, उसकी विड्थ बढ़ा दी। योगेश जी तुमचं नाव सांगा बरं, काय आहे तो पूर्ण नाव? योगेश योगेश निमगडे. नाही, पूर्ण बाबांचं पण नाव सांगा मला, नाही मधलं पण नाव योगेश सांगा. श्यामराव, हाँ योगेश श्यामराव निमगडे. SHAM RAO निमगडे NIMGADE. ठीक आहे. आता मी एवढं नाव टाकल्यानंतर काय होतं,
की तुमचं फक्त योगेश आणि एसएचएस दिसत है। मग मी त्याला काय केलं, इंक्रीज द विड्थ और उसको बढ़ा दिया, और बढ़ाना है और बढ़ा दिया, लेकिन मेरा जो डेटा है ये अनइवन दिख रहा है। ये एक ही नाम की वजह से मुझे इसको क्या करना पड़ रहा है, बड़ा करना पड़ रहा है। तो इंस्टेड ऑफ मेकिंग दिस पर्टिकुलर नेम के लिए विड्थ इंक्रीज करना, हम यहाँ पे क्या करते हैं, उसको कहते हैं रैप द टेक्स्ट। जो वर्ड में वर्ड रैपिंग की फैसिलिटी है, दैट इज ऑल्सो अवेलेबल इन दिस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, है ना। तो ये इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया, तो मेरी जो ओरिजिनल विड्थ थी प्रियंका तक के, कृष्ण प्रिया तक के, उतने आगे देखो ये सेल को मैंने क्या कर दिया, थोड़ा सी इसकी विड्थ बढ़ा दी और इसको रैप टेक्स्ट कर दिया। तो मेरा बाकी का जो सेटिंग है वो एज इट इज आ गया। ठीक है, मेरा पूरा पेज दूसरे पेज नंबर पे नहीं जा रहा है, एक ही पेज में मेरा डेटा यहाँ पे मुझे दिख रहा है। ठीक है, तो वर्ड रैपिंग फैसिलिटी इज ऑल्सो अवेलेबल हियर, राइट। मर्ज हमने देख लिया, वर्ड रैपिंग देख लिया, ये अलाइनमेंट देख लिए, ये ओरिएंटेशन देख लिया वर्ड्स का, ये भी हो गया हमारा। बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन आपको पता ही है, कलर्स का भी चेंजिंग हमने देख लिया। कट कॉपी पेस्ट के लिए आपको पता है कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल एक्स, ये सारे कमांड्स आपको पता है। कॉपी पेस्ट आपको पता है। Yes, कुछ कमांड जो है वो लिख लो आपके पास में, है ना, और उसको समझ लो, तो वो आपके पास लाइफ टाइम आपके दिमाग में फिक्स रहेंगी। जैसे सेव करना है हमको, तो कंट्रोल एस, एस यानी सेव, SAV, कंट्रोल एस लिख लो आपके पास। कंट्रोल सी, सी यानी कॉपी, कंट्रोल एक्स, एक्स यानी कट, कट करने के लिए जो एक्स सिंबल आता है वो, कंट्रोल एक्स इज यूज टू कट। और इन सबको पेस्ट करना है कहीं, तो कंट्रोल वी। ओके, और एक कमांड है कंट्रोल जेड। कंट्रोल जेड किस लिए होती है, अनडू के लिए होती है। जो अभी अभी हमने किया है वो नहीं चाहिए मुझे, वो चेंजेस नहीं चाहिए, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल जेड यूज कर सकते हैं। कंट्रोल जेड, जेड जेड जो भी हमने किए हैं इतने में, वो सारे 10-12 हमारे जो नाम हमने लिखा था वो भी हमारा कंट्रोल जेड हो गया। ठीक है ना, तो कंट्रोल जेड इज यूज टू undo the current changes that were made in this Microsoft Excel sheet. आगे ध्यान में, कंट्रोल एस बताओ, save, सेव, सी copy, कॉपी, एक्स cut, कट, वी paste, पेस्ट, जेड undo, अंडू, चलो लक्षात आहे सगळं। चलो अभी आगे चलते हैं हम। अब क्या करना है हमको, इस पर्टिकुलर डेटा में से कुछ कुछ चीजें हम निकालना चाहते हैं। कुछ चीजें यानी क्या, मुझे कुछ एवरेज निकालना है, मुझे सम लेनी है, मुझे मिनिमम वैल्यूज निकालने हैं, मुझे मैक्सिमम वैल्यूज निकालने हैं, इनमें से इन एग्जिस्टिंग डेटा में से, फॉर द एनालिसिस पर्पज, है ना। तो क्या होता है, हमारे फॉर्मूलाज आर अवेलेबल इन फॉर्मूला बार। ये जो फॉर्मूला लिखा है ना, यहाँ पे सारे फॉर्मूलाज अवेलेबल है आपके लिए। मैंने अभी अभी जो आपको फॉर्मूलाज बताए थे वो छोटे छोटे फॉर्मूलाज है, याद रख सकते हैं। हम इमीडिएटली टाइप करके रेंज देके उन वैल्यूज को हम हमारे डेटा में एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया सम, है ना। तो इस वैल्यूज की मुझे सम चाहिए, तो मेरा फॉर्मूला है इक्वल टू सम। नाउ दिस टाइम मेरी रेंज क्या होगी, ये ऊपर के सारे वैल्यूज, ऊपर के कौन सी वैल्यूज है और कहाँ से आ रहे हैं। देखो ये एड्रेस का क्या हो गया, मेरा अभी चेंज हो गया। मैंने C3 पे ये योगेश के मार्क लिखे थे, वो कहाँ पे आ गए, अभी C6 पे आ गए, क्योंकि मैंने 2-3 कॉलम्स यहाँ पे इंसर्ट कर दी है। तो एक्सेल क्या करता है, एक्सेल इज वेरी स्मार्ट, इट इमीडिएटली चेंज द एड्रेसेस, है ना। अब यहाँ पे उसने एड्रेस चेंज कर दिया,
और इधर में भी उसने क्या कर दिया, पूरे एड्रेसेस अपने आप चेंज कर दिए और अपने आप सारे डेटा को कैलकुलेट करके वहां पे रख दिया है। हमको फिर से एड्रेसेस चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने सेल एड्रेसेस यूज किए हैं यहाँ पे, इसीलिए। ठीक है, तो देखो मेरी रेंज क्या है अभी, C6 to C10, यहाँ तक के आ गया आंसर। यहाँ पे अगर मैं सिंबल दे देती हूँ, कौन सा सिंबल है अपने पास, which is used to make the autosum? ऑटोसम के लिए कौन सा सिंबल यूज होता है, समेशन। क्या कहते हैं उसको, समेशन। समेशन को अगर मैं क्लिक कर देती हूँ तो C6 to C10 ले लेता है अपने आप और आपको आंसर वहीं पे मिल जाता है। नाउ आई वांट टू फाइंड आउट मिनिमम वैल्यू फ्रॉम द गिवन रेंज, है ना। मिनिमम के लिए क्या फॉर्मूला है, इक्वल टू MIN एंड द गिवन रेंज। रेंज क्या है हमारी, C6 कोलन C10 आ गया। मिनिमम वैल्यू आ गई, मैक्सिमम वैल्यू अगेन इक्वल टू MAX C6 कोलन C10। आली का रेंज बरोबर दिसते है। देन आई वांट टू फाइंड आउट एवरेज। एवरेज के लिए क्या करना है, इक्वल टू AVERAGE, एवरेज पूरा लिखना है C6 कोलन C10। अलग एवरेज पर निकालो। ठीक है, अब मुझे एनालिसिस में क्या करना था कि ये जो आंसर नंबर 1 है, इसकी, ये आंसर नंबर 1 अभी हमारा जो डेटा है वो थोड़ा सा हमारे क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड है, लेकिन जब हम एनालिसिस करने जाएंगे तो आपके जो सब्जेक्ट होगा उस रिलेटेड आपका डेटा होगा। हो सकता है आपने किसी सीरियल पे सर्वे किया हो, किसी केमिकल पे सर्वे किया हो, किसी स्टोरी पे सर्वे किया हो, किसी हिस्टोरिक प्लेसेस के लिए सर्वे किया हो, है ना। तो ये 3 नंबर की हिस्टोरिक प्लेस कितने लोगों ने देखी है, तो मिनिमम 1 लोगों ने देखी है, मैक्सिमम 3 लोगों ने देखी है, एवरेजली 2.5 लोगों 2.6 लोगों ने देखी। तो इस तरह से आप उसका एनालिसिस उसमें से कर सकते हो, है ना। एक बार आपने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया, इसी को आप ड्रैग करते जाओ राइट साइड में, तो आपका पूरा डेटा हर सेल का निकलते जाएगा। सभी का सम, सभी का मिनिमम, सभी का मैक्सिमम एंड सभी का एवरेज। कळलं का, कळलं का बेटा हे फॉर्मूला? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अभी देखो, अभी क्या करना है कि ये तो फॉर्मूलाज मुझे पता थे इसलिए मैंने ये फॉर्मूलाज डाल दिए, लेकिन अगर कुछ फॉर्मूलाज ऐसे हैं हमारे फॉर्मूला में कि जो हमको पता ही नहीं है, वो हम कैसे डाल सकते हैं हमारे इसमें। उसके लिए हम एक एवरेज का ही डेमो लेते हैं, एवरेज फ्रॉम द यूजिंग द फॉर्मूला। तो हम क्या करेंगे, जहां पे हमको फॉर्मूला का आंसर चाहिए उस सेल को आपको पहले क्या करना पड़ेगा, मेक इट एज अ एक्टिव सेल। क्या करना पड़ेगा, बोलते जाओ, ये वर्ड्स आपको काम में आने वाले हैं। Active cell. Active. Activate the cell. एक्टिव सेल, हाँ, एक्टिव सेल कैसे बनता है, हाउ मेनी वेज आर देयर टू मेक इट एक्टिव, Mouse, keys, tab, Four way. arrows, एरो Arrow कीज, keys, टैब की, एंटर की, माउस। enter key, mouse. mouse. हाँ हाँ, तो इससे आप क्या कर सकते हो, इसको एक्टिव कर सकते हो। एक्टिव करने के बाद फिर क्या करना है हमको, फॉर्मूला पे क्लिक करना है। ठीक है, फॉर्मूला पे क्लिक करने के बाद दीज आर द अवेलेबल फॉर्मूलाज। ये देखो, समेशन, रिसेंटली यूज, फाइनेंशियल, लॉजिकल, टेक्स्ट, डेट, लुकअप, मैथमेटिकल, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज एंड मोर फंक्शंस। मोर फंक्शंस में जब हम क्लिक करेंगे उसमें भी और बहुत सारे हैं, है ना। स्टैटिस्टिकल, इंजीनियरिंग, क्यूबिक, इंफॉर्मेशन, कंपैटिबिलिटी, उसके अंदर भी बहुत सारे हैं। ठीक है ना, इसमें से हम ले रहे हैं स्टैटिस्टिकल।
स्टैटिस्टिकल में से हम ले रहे हैं एवरेज। एवरेज को जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो क्या होता है, इट शोज यू द बॉक्स in which you can select the range of your data. On the basis of their data you have to find out the average. ओके तो नंबर 1 की रेंज क्या है मेरी, अगर मुझे पता है तो मैं दे दूंगी C13 to C15। ये रेंज चाहिए क्या मुझे, नहीं ये रेंज नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, I have to click at this particular location so that it allows you to select the range. Then select the range C6 to C10. Again click at the same location and then you are in the box again. ठीक है, फंक्शन बॉक्स में फिर से हम आ गए हैं। उसके बाद हमको if I want to select the second range, same way I can select the second range। लेकिन मुझे second range अभी नहीं चाहिए, मुझे एक ही रेंज के ऊपर एवरेज निकालना है C6 to C10 पे, तो मैंने सिलेक्ट कर ली है। तो यहाँ पे मुझे उसका आंसर भी दिख रहा है, 2.6 इज अ रिजल्ट ऑफ दैट रेंज। ठीक है, ओके कर देते हैं हम, तो यहाँ पे रिजल्ट आ गया 2.6, जहां पे हमने सेल को क्लिक किया था, जो सेल हमारा एक्टिव सेल था। आ गया रिजल्ट, ये हमारा एवरेज का रिजल्ट आ गया। इसी तरह से हम यहाँ पे भी निकाल सकते हैं। फिर से मुझे क्या करना होगा, अगेन क्लिक एट द फॉर्मूला, मोर फंक्शन, स्टैटिस्टिकल फंक्शंस, एवरेज, Statistical देन functions. सिलेक्ट द रेंज। अब मेरी रेंज कौन सी होंगी, D6 to D6 to D10। D10. D10 अगेन मैंने उसको कह दिया ओके, तो मेरा रिजल्ट यहाँ पे आ गया। अब फिर से करने की जरूरत है क्या, नो, यू हैव टू जस्ट ड्रैग द फॉर्मूला। देखिए ये ऊपर वाली जो वैल्यूज है वो हमने निकाले हुए फॉर्मूलाज की वैल्यूज है, और नीचे जो निकाली हुई वैल्यूज है एवीजी लिखी हुई जो सिलेक्टेड है, दैट वाज यूजिंग द फॉर्मूला। करेक्ट है क्या दोनों वैल्यूज, Yes, हाँ, ma'am. Yes, ma'am. yes. Yes. करेक्ट है, करेक्ट है ना। बराबर यानी है। हम जो फॉर्मूला Correct. हाँ हमने जो Correct. फॉर्मूला यूज किया है, जो हमने हमको याद था वो लिखा था, और जो हमने फॉर्मूला फंक्शन से लिया था। आपको अभी एट प्रेजेंट क्या याद रखना है, फॉर्मूलाज आर अवेलेबल इन फॉर्मूला टैब। फॉर्मूला मेनू, फॉर्मूला मेनू में ही फॉर्मूलाज आर अवेलेबल। इंसर्ट फॉर्मूला या होम फॉर्मूला या व्यू फॉर्मूला वहां पे नहीं है। फॉर्मूलाज आर अवेलेबल इन फॉर्मूला मेनू, इतना ही याद रखना है अभी। ठीक है, कहाँ पे है फॉर्मूलाज, Menu, ma'am. कौन से मेनू में है, Formula menu. फॉर्मूला मेनू में। Formula menu. बस इतना ही याद रखो। ठीक है, ये सारे फंक्शंस आपको समझ गए, सम, मिनिमम, मैक्सिमम, एवरेज Yes, ma'am. समझ Yes, गए। ma'am. देखो यहाँ फॉर्मूला में जो स्टैटिस्टिकल फॉर्मूलाज है, यहाँ पे देखो ये सारे फॉर्मूलाज आपके लिए अवेलेबल है। काय स्क्वायर टेस्ट है, काउंट है, उसके बाद काउंट इफ है, देन क्या बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन है, देन एफ टेस्ट है, देन ये लार्ज वैल्यू है, लॉन्गेस्ट वैल्यू है, मैक्सिमा है, मीडियम है, मोड है, मिनिमा है ना। उसके बाद ये स्टैंडर्ड डेविएशन है, टी टेस्ट है, देन जेड टेस्ट तक के सारे फॉर्मूलाज अवेलेबल है। लेकिन फॉर्मूला सिलेक्ट करते समय कौन सी रेंज आपको चाहिए, दैट यू मस्ट नो। कौन सी भी रेंज लेके धाड़ से फॉर्मूला बना देंगे तो आंसर आ जाएगा क्या, आंसर तो दे देगा वो, लेकिन वो करेक्ट है कि नहीं ये आपको नहीं पता चलेगा। ठीक है ना, तो इसीलिए आपको पहले क्या करना है, पहले 5 रिकॉर्ड लेके उसके बेसिस पे ये सारे आंसर्स निकालने हैं, देन शो टू योर गाइड, या फिर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस जो जानते हैं उनको दिखा दीजिए आंसर्स को, और फिर पूरे Madam, डेटा पे आप I उसको have one apply question. कीजिए। हाँ बोलो। Hello. हाँ मैडम बोलो ना। एक वैल्यूज है हमारे पास 4-5, हाँ तो हमें हाँ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करना है उसका, जो स्टैंडर्ड डिविएशन, मीन, मीडियन, रेंज, हाँ कोरिलेशन, ये सब एट ए टाइम हो सकता है क्या, नाही वैसे बेटा, करने ऍट का अ टाइम डाटा? कसं नाही नाही, एक्सेल मध्ये ऍट अ टाइम नाही होत. फाइंड आउट, ओके, पहिले सो स्टँडर्ड डिव्हिजन काढा, पहिले मीन काढावं लागेल, ऍव्हरेज काढावं लागेल, मग स्टँडर्ड डिव्हिजन काढावं लागेल.
वन बाय वन हा, वन बाय वन यू हॅव टू टेक. फॉर्म्युला. म्हणूनच मी तुम्हाला तेच सांगते की काय करा की 5 रेकॉर्ड्स घ्या, 5-15 घ्या, तुमच्या जो किती असेल त्याच्यामधले. त्याच्यावरती तुम्ही हे एक 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 काढा, मीन काढा, मोड काढा, ऍव्हरेज काढा, स्टँडर्ड डिव्हिएशन काढा. त्याच्यानंतर मग तुमचं सगळं टी टेस्ट साठी लावा किंवा झेड टेस्ट साठी तो डेटा लावा आणि मग तुम्ही त्याला अनालाइज करा. ओके कळलं? ओके मॅडम. सगळ्या गोष्टी एकदम नाही हो त्याच्यामध्ये एक्सेल मध्ये. तुम्हाला मग त्याच्यासाठी ते स्टॅटिस्टिकल टूल्स वापरावे लागतील. पण आई थिंक मैडम स्टॅटिस्टिकल उसमें हाँ. तो डाटा का एक कुछ तो भी आई थिंक सॉफ्टवेयर हम लोग ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं. उसमें एक्सेल में ही हाँ. डाटा का जो ऑप्शन है ना फॉर्मूला के बाजू में, हो, उसमें आई थिंक ऑनलाइन एक सॉफ्टवेयर अवेलेबल है. उसमें मैंने सुना था, आई थिंक ओरिएंटेशन प्रोग्राम में ही सुना था. सो वी कैन जस्ट डू. थोड़ा सा अभी मुझे याद नहीं है, बट उसमें कुछ तो भी नहीं, वही ये थोड़ा सा देखो, मुझे रिकलेक्ट इसमें करना और था. थोड़ा सा स्टैटिस्टिकल ये जो आप डेटा बोल रहे हो ना, उसके हाँ. बाद में और एक पाइवट टेबल वगैरह करके है, उसमें से डेटा निकल सकता है एनालिसिस करके पूरा, है ना? हाँ मैडम, त्याच्यात मग मतलब निघतो डेटा. हाँ मतलब हाँ, निकल सकता है पूरा डेटा. we have option, लेकिन हाँ, वी हैव ऑप्शन, यू कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें. लेकिन पहली चीज है कि आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए. हाँ, यस यस, स्टेप बाय स्टेप वी शुड इसलिए नो फर्स्ट. हाँ, यू शुड नो फर्स्ट बिकॉज देखिए, आज अगर आप खुद कर लोगे तो कल जाके जब आप गाइड बनोगे तो आप आपके स्टूडेंट्स को भी वो पढ़ा सकते हो. नहीं तो क्या होगा कि डायरेक्टली आप आंसर करके सबमिट कर दोगे, लेकिन जब आपके स्टूडेंट्स आपको पूछेंगे तब आपको कुछ नहीं आएगा, फिर आप भागोगे इधर उधर, है ना? नहीं वो तो वैसे नहीं होना चाहिए. को बाकी स्टेप बाय ऐसे नहीं स्टेप हम होना लोग चाहिए. वैसे जैसे कॉपी पे सॉल्व करते हैं जैसे. हाँ वैसे हाँ, कॉपी में जैसे सॉल्व करते हैं उसी तरह से आपको यहाँ पे एक्सेल में, क्योंकि आज जैसे मैं आपको बोल रही हूँ कि यू हैव टू आस्क टू योर गाइड, उसी तरह से कुछ दिनों बाद आप गाइड बनोगे तो आपके स्टूडेंट्स आपको पूछेंगे कि सर ये एक्सेल में मैं कैसे इंसर्ट करूँ, व्हाट इज द वे टू इंसर्ट द फॉर्मूला, हाउ कैन यू फाइंड आउट द फॉर्मूला इन एक्सेल. एक्सेल में आप अपना फॉर्मूला भी डाल सकते हो. उसके लिए आपको वो वेज क्या होते हैं, बॉर्मोस के रूल्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें पता होना चाहिए, है ना? इमीडिएटली इंस्टेंटली रिजल्ट तो आपको स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में मिल जाएगा, लेकिन आपको कुछ नहीं आएगा उसमें. हाँ, यस, वी शुड नो आपको ईच एंड एवरीथिंग फर्स्ट एंड हाँ, देन वी यू गो शुड फॉर द नो ईच एंड सॉफ्टवेयर. एवरीथिंग. यस. हाँ, इसलिए आपको एक्सेल से ही करना है, और एक्सेल बहुत अच्छा है. आप और इजी भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें. बस थोड़ा सा करके देखिए, 5-10 रिकॉर्ड पे करके देखिए, और फिर आंसर अगर करेक्ट है तो आप उसको पूरे के पूरे इसमें अप्लाई कर सकते हो. ठीक है ना? ओके मैम. चलो, तो ये चीजें आपको पता होगी कि ये सम, मिनिमम, एवरेज, मैक्सिमम फॉर्मूलाज के थ्रू कैसे होता है. मैं आपको और एक चीज बता देती हूँ कि इमीडिएटली विदाउट यूजिंग द फॉर्मूला यू कैन फाइंड आउट ऑल दीज वैल्यूज. जैसे ही हम इसको सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे नीचे के टास्क बार में देखिए, दिख रहा है क्या आपको? एवरेज, काउंट, न्यूमेरिक काउंट्स, मिनिमम, मैक्सिमम एंड सम. ये सारी चीजें आपको यहीं पे अवेलेबल है. राइट क्लिक करो यहाँ पे, ये देखो ये सारे ऑन है. ये ऑन है तो आपको यहीं पे सब दिख रहा है. ये अगर नहीं है तो उसको टिक टिक कर दो. ठीक है? तो विदाउट यूजिंग एनी फॉर्मूला आपको ये सारी चीजें यहीं पे अवेलेबल. इसका यूज आपको और आगे भी होगा, इसमें मैंने बता दिया. तो सिलेक्शन आपका, अगर मैं इतना सिलेक्ट कर रही हूँ तो उसके रिलेटेड ये सारे एवरेज आ जाएंगे. एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम जो भी है. एक सिंगल लेते हो तो उसका सिंगल का डेटा यहाँ पे आपका मिलेगा. और ये वैल्यू सेम है, ये भी आप चेक कर लो. यानी किसी वैल्यू को, जैसे मैंने यहाँ पे देखो एक्स से एवरेज का फॉर्मूला मैंने डाल के आंसर निकाला, फिर मैंने एवरेज का फॉर्मूला लेके उसको वेरीफाई कर लिया, और लास्टली मैं क्या कर रही हूँ, उसको सिलेक्ट करके यहाँ से भी चेक कर रही हूँ. ऑटोमेटिकली जो वैल्यूज आ रहे हैं वो भी चेक कर रही हूँ. यानी मुझे किसी और के पास जाने की जरूरत नहीं है कि भैया मैंने जो एवरेज निकाला है वो सही है कि गलत है. किसी और को बोलने की भी जरूरत नहीं है कि आप थोड़ा सा इसको फिर से एवरेज निकाल के देखो तो भाई सही है कि गलत है. मैंने जो स्टैंडर्ड डिविएशन निकाला है वो सही है कि गलत है. किसी को बोलने की जरूरत नहीं है आपको. आप यहीं पे सारी चीजें अवेलेबल. यू हैव टू जस्ट सिलेक्ट इट एंड फाइंड आउट द वैल्यूज. समझ रहे? तो आप इतना परफेक्ट बन सकते हो आपके इसमें कि आपको फॉर्मूलाज भी लगाने की जरूरत वहां पे नहीं पड़ रही है.
इमीडिएटली ये सारी छोटी छोटी चीजें यहाँ पे आपको मिल रही। जो थोड़े बड़े फॉर्मूलाज है उसके लिए आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। एंड वंस यू नो द वे हाउ टू इंसर्ट द फॉर्मूला यू कैन यूज इट। समझे? कहाँ पे देखो, अगर मैथमेटिकल फॉर्मूला हम बना रहे हैं कि ये C2 मल्टीप्लाइड बाय C5 डिवाइडेड बाय C10, तो ऐसे लिखते समय आपको क्या करना है, यू हैव टू यूज द ब्रैकेट्स, प्रॉपर ब्रैकेट, प्रॉपर असाइनमेंट ऑफ ब्रैकेट इज यूज्ड टू टेक द करेक्ट आंसर, अदरवाइज द आंसर विल बी रॉन्ग। ये ध्यान देना है। कोई भी फॉर्मूला बनाते समय कौन से सेल्स की वैल्यूज हम ऐड कर रहे हैं, उसको किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, किससे डिवाइड कर रहे हैं, किससे रेस्ट टू द पावर कर रहे हैं, किसका रूट निकाल रहे हैं, ये सारी चीजें हम यहाँ यहीं पे कर सकते हैं। बस हमको ध्यान देना होगा कि हमारा फॉर्मूला क्या होगा, उस फॉर्मूला के सेल एड्रेस ही यूज करना है, उसमें भी वैल्यूज नहीं यूज करना है, सेल एड्रेसेस ही यूज करना है और ब्रैकेट्स का यूज करना है। सपोज मुझे इन 3 चीजों की सम करनी है, उसके बाद इन दोनों का एडिशन करके उसको डिवाइड करना है, तो मुझे एड्रेस ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा इक्वल टू C3C प्लस C4 प्लस D4 प्लस E4 प्लस F4 एंड ब्रैकेट कंप्लीट करके फिर स्लैश देके फिर ब्रैकेट में F4 प्लस G4 और फिर ब्रैकेट कंप्लीट। इस तरह से मुझे करना पड़ेगा तो मेरा आंसर करेक्ट आएगा, ठीक है। बॉडमॉस के रूल्स सबको अप्लाई करने पड़ेंगे, उसके बाद ही आपका आंसर करेक्ट आ सकता है। और एक बार एक फॉर्मूला करेक्ट आ गया तो आप उसको ट्रैक करके पूरे डेटा पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ट्रायल ले लेना है 5-6 डेटा एंट्री करके, उसके बाद सारी चीजें आप इसमें कर सकते हो। समझ गए यहाँ तक के? और कुछ डाउट है क्या? हेलो, मैडम एक डाउट है, हाँ बोलो बेटा। जैसे कि आपके नंबर 3 डाउट के मुझे, ऊपर जैसे, हाँ यस बोलिए। हाँ मुझे बहुत अच्छा लगता है आप पूछते हो, तो बोलिए। जैसे नंबर 3 के ऊपर है ना, जैसे हाँ एड्रेस C जो है उसके ऊपर अगर हमने हाँ जैसे सबसे पहले वैल्यू निकालनी है थर्ड वाली, जैसे कि हाँ योगेश जी की वैल्यू निकली है आंसर 3 की, आंसर 1 की थर्ड 3 वैल्यू थर्ड, निकली हाँ है ना। और अगर मान लो कि ड्रैग करना है तो वहीं से ड्रैग करना है कि आंसर 2 से ड्रैग करना है, यानी सॉरी D से ड्रैग करना है। यानी किस चीज के लिए ट्रैक करना है आपको, ये क्या फॉर्मूला का? सेम आंसर फर्स्ट, हाँ हाँ। हाँ तो सेम आंसर आपको यहीं पे, यानी बाकी के लोगों का 3 ही रखना है आपको आंसर, ऐसे हाँ बोल रहे हो हाँ आप? हाँ नहीं, तो उसको जैसे कि यहीं से आंसर, ओके फर्स्ट वाले कॉलम से ही, हाँ ओके ओके ओके, ठीक हाँ ठीक है उसको मैम, ट्रैक कर दो आप, सबके 3 हो जाएंगी। ओके ओके, तो थैंक यू। जैसे ही यहाँ पे चेंज होते हैं तो यहाँ पे देखो हाँ ये हाँ सब पास हो गया, जी, यानी एक्सेप्ट सेकंड लाइन गोविंद, ये से सब ना पास करते हो गए। हुए सेम लाइन से ही, ओके थैंक यू। ये गोविंद क्यों फेल हो गए पता है? अच्छा रहने तो इनको फेल, यहाँ इनका एक ही आंसर गलत है, शायद 1-2 आंसर गलत है इसलिए फेल हो गए। ये यहाँ का इनको मिल गया, ये दोनों तीनों लोग पास हो गए। जैसे ही मैंने इसको 3 कर दिया, यशपाल और अभिलाष पास हो गए। उनको भी पास कर दीजिए। नहीं इनको अभी फेल रखते हैं गोविंद को, क्योंकि हमको रिजल्ट में भी दिखाना होगा ना कोई पास कोई फेल, इसलिए उनको रहने दो, एक एक को फेल, बाद में उनको भी पास कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। तो ओके आपको क्या करना है, जहां पे आपने फॉर्मूला लिखा है वहीं से उसको ड्रैग करना है, और ड्रैग करते समय ओके आपको ओके, क्या करना है कि ये जो देखो एक्सेल में क्या कर्सर, होता है, ये जो तुम्हारा पॉइंटर है ना ये चेंज होते जाता है। ओके यहाँ गए तो एरो बन गया, यहाँ आए तो एक ऐसे बार बन गया, यहाँ आए तो ऐसे ब्लैंक वाला सर्कल बन गया, और यहाँ आए तो ऐसे प्लस बन गया है। ये प्लस बनने के बाद ही उसको आपको दबा के ड्रैग करना है नीचे तक, समझ गए? समझ लगा? ये इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसमें नहीं आता है तो बता दे। यहाँ तक के समझ गए बेटा पूरी चीजें? यस मैम। यस मैडम, जाओ मैं आगे अभी। यस चलो अभी हमको क्या करना है कि अब हम इस पर्टिकुलर डेटा के ऊपर ग्राफ बनाएंगे, क्योंकि हमने कहा था कि दिस इज एन इलेक्ट्रॉनिक वर्कशीट। क्या कहते हैं इसको? एक्सेल को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक वर्क,
वर्कशीट क्यों कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक वर्कशीट? क्यों कहते हैं? व्हाई वी कॉल दिस एज इलेक्ट्रॉनिक वर्कशीट? एक्टिव सेल ऑटोमेटिकली रीड करते हैं। हाँ ऑटोमेटिक 2-dimensional yes, sheet. it is a two-dimensional sheet. We call this as a table. We call this as a electronic worksheet. But why we call this as electronic worksheet? Because it contains pen, pencil and eraser, calculator and graph paper. क्या क्या है इसमें? पेन, पेंसिल, इरेजर, कैलकुलेटर, ग्राफ शीट। कैलकुलेटर Graph एंड sheet. ग्राफ। ग्राफ शीट। इसको पुराने जमाने में लोटस 1 2 3 कहते थे। लोटस 1 2 3 1 2 3 यानी 1 यानी पेन, पेंसिल, इरेजर, 2 यानी कैलकुलेटर, 3 यानी ग्राफ पेपर। इसीलिए ये लोटस 1 2 3 था पुराने जमाने में। 2000 अपना 2000 के पहले ही बोल सकते हो, 19 तक के, 99 तक के, ठीक है ना। तो उसके बाद हम उसको फिर अभी एक्सेल के नाम से जानते हैं। तो ये तीन चीजें होने के कारण इसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक वर्कशीट कहते हैं। बेसिकली देयर आर दिस थ्री थिंग्स आर अवेलेबल इन अ सिंगल शीट, राइट। अब क्या होता है, नाउ आई वांट टू डिजाइन ए ग्राफ ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिस्टिंग डेटा। तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया आंसर्स को, देन आई क्लिक एट द इंसर्ट ऑप्शन। इंसर्ट के बाद मैं जा रही हूं, देखिए दीज आर द चार्ट्स। बाय डिफॉल्ट देयर आर 11 टाइप्स ऑफ चार्ट्स अवेलेबल इन दिस इलेक्ट्रॉनिक वर्कशीट। कितने टाइप के हैं? 7 मैम चार्ट्स ग्राफ 11 11 टाइप के 11 आ रहे हैं। हाँ, तो 11 में और सब है। देखिए, हाँ, 11 में बहुत सारे टाइप के ग्राफ्स है और सब ग्राफ जो कॉलम्स है उसके, उसमें से आप कोई भी ले सकते हो। देखिए ये कॉलम है ना। कॉलम क्या करता है? कॉलम कंपैरिजन करता है दो अलग अलग वैल्यूज का, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो ग्राफ बन गया है ना, देखो ये जो ग्राफ बन गया है, ये ग्राफ क्या शो करता है और जो शो कर रहा है वो करेक्ट है क्या? कैन यू एक्सप्लेन दिस? चार्ट तो बन गया मेरा। और एक इजी वे में आपको बता रही हूँ। F11 की is used to insert a quick graph। लिख लो आपके पास, कौन सी की है? F11। हाँ, F11 की is used to create a quick graph। कुछ भी ना करते हुए हम F11 से क्या कर सकते हैं? ग्राफ को बना सकते हैं, ठीक है। एंड फॉर दैट पर्पस यू हैव टू जस्ट सिलेक्ट द डेटा, rows and columns on the basis of which you have to design a graph. Then press F11 key from the function keys, ठीक है। नहीं तो दूसरा वे क्या है? इंसर्ट पे क्लिक कीजिए, इंसर्ट एंड चार्ट। ये ग्राफ कहाँ पे अवेलेबल है? इंसर्ट मेनू में अवेलेबल। इंसर्ट चार्ट या इंसर्ट ग्राफ भी कह सकते हैं, है ना। तो ये 11 टाइप्स ऑफ ग्राफ्स आर अवेलेबल इन दिस इंसर्ट मेनू। पहला कौन सा है? कॉलम वाला है। दूसरा कौन सा है? लाइन वाला है। ये लाइन वाला बन जाएगा, ठीक है। ऑल दीज ग्राफ्स आर डिजाइन एंड इंसर्ट इन द एग्जिस्टिंग वर्कशीट। ये कहाँ पे आके बन जाता है? आपकी जो करंट वर्कशीट है उसी में ही ये ग्राफ बनके तैयार हो जाता है, इसी में, क्योंकि इसी के पास क्या है? ग्राफ पेपर भी है।
कैलकुलेटर भी है और पेन पेंसिल इरेजर भी है, लिखता भी है, रब भी करता है, कैलकुलेट भी करता है और ग्राफ भी बनाता है। ठीक है, ये दूसरा वाला ग्राफ बन गया मेरा। यू कैन मूव दिस ग्राफ एनीवेयर इनसाइड द शीट। इसको यहाँ से उठाओ, कहीं और जाके ड्रैग कर दो, क्योंकि मुझे बाकी डेटा पे ग्राफ बनाना है। ठीक है, अगेन आई कैन सिलेक्ट द रेंज एंड डिजाइन द ग्राफ, इंसर्ट, और मैंने एक बार ग्राफ बना दिया, एक के ऊपर वाला एक बना दिया। ठीक है, लेकिन ये जो ग्राफ बन रहा है, ये क्या बन रहा है, ये समझ रहा है क्या आपको? ग्राफ तो बनते जा रहे हैं। पहली चीज है कि ये ग्राफ आपको समझ रहा है क्या? नहीं मैडम। नहीं समझ रहा है ना? क्या होता है, Sir, हम इसे ग्राफ, हाँ, जो साइंस स्टूडेंट्स है उनसे नहीं पूछ रही मैं ये सवाल, नहीं साइंस स्टूडेंट से भी पूछ सकती हूँ, क्योंकि मैंने देखा है कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट भी वहां पे आंसर देते समय गड़बड़ा जाते हैं। क्यों गड़बड़ा जाते हैं? क्योंकि वो खुद का ग्राफ नहीं बनाते, क्योंकि वो कहीं और से डेटा कॉपी करके वहां पे ग्राफ बना के भेज देते हैं, और जब वो कॉपीड वाला ग्राफ होता है ना, वो हमको इमीडिएटली समझ में आ जाता है। फिर मेरे जैसे वहां पे बैठे हुए जो ओपन डिफेंस में लोग होते हैं, वो आपको सवाल पूछते हैं, प्लीज एक्सप्लेन दिस ग्राफ, what are the values at x-axis, what are the values at y-axis, what is कलर्स the mean? जे आहेत हाँ, कलर काय? हे जे कलर्स आहेत त्या रिस्पॉन्डंटने दिलेले answer. तर जसं आहे Answers योगेशचा Correct. ब्लू कलर आहे, हाँ, हा कृष्णप्रियाचा हा कलर आहे. तर योगेशने हे हा, सगळे आन्सर फ्रॉम दिले आहेत, आन्सर हा. कृष्णाने हे आन्सर दिले आहे, करेक्ट, गोविंदने हे आन्सर दिले आहेत, अभिलाषने हे आन्सर दिले आहेत, है ना, यशपालने हे आन्सर दिले आहेत, तर बरोबर सांगू शकले हे, है ना. तर तुम्हाला हा असाच ग्राफ पाहिजे आहे का? असंच एक्सप्लेनेशन हवं आहे का, की हे असं हवं आहे? काही चेंज झाला का ग्राफ? बघा बरं. हे करेक्ट आहे मॅडम थोडं. हो. याच्यापेक्षा की नाही हा बघा, हा थोडस आणखी समजेल तुम्हाला. अरे कुठे गेला? हाही पण तसाच आहे का आपला? जस्ट अ मिनिट. हा जो आहे ना, हा ग्राफ, हा समजतो का काही? याला डिलीट करून टाकू आपण. yes ma'am. येस मॅम. याला आपण रिसाइज पण करू शकतो, है ना, छोटा मोठा असा करू शकतो, याला काही प्रॉब्लेम नाहीये. पण हा समजला का तुम्हाला ग्राफ? आता हा ग्राफ Yes, काय ma'am. सांगतोय सांगा बरं. हायेस्ट मार्क्स तिथे दाखवत आहे आन्सर. नाही. Abstract कोणी में कोणत्या जो भी दिया हुआ है प्रश्नाचं कलर्स कोणतं के उत्तर हिसाब दिलं से, ते सांगते मॅडम. हा ते नाव जे आहे ते एका साईडला पाहिजे. हा आता. हम्म. आंसर 1 किसने कितना राइट दिया है, आंसर 2 किसने राइट दिया है, कितने परसेंटेज, वो सब लिखे हुए हैं इसमें, इस ग्राफ में. नहीं. ये वाले ग्राफ में ना, ये नीचे वाले ग्राफ में, हाँ, इसके पहले वाले ग्राफ में. हाँ, यहाँ पे जो है, हाँ, जी जी जी. यहाँ पे क्या बता रहा है वो, एक्स एक्सिस पे क्या आ रहा है? आंसर सारे हैं. आन्सर येऊन राहिला. हाँ, ये आंसर सारे आंसर हैं. 1 जो है, ये सिर्फ लोगों ने इन्होंने right दिए दिया हुए है. आंसर 1 है, ये Yes. आंसर 2 है, ये आंसर 3 है, ये आंसर 4 है, ये आंसर 5 है. मुझे इस तरह से डेटा दिखाना है या इस तरह से दिखाना है? यानी मुझे आंसर वाइज दिखाना है या स्टूडेंट वाइज दिखाना है? स्टूडेंट वाइज. हाँ, ये मुझे पहले, हाँ, ये मुझे पहले डिसाइड Student करना होगा कि मेरा डेटा कैसे होगा, आंसर वाइज होगा या स्टूडेंट वाइज होगा, है ना. मैं जो दिखाना चाहती हूँ, मैं जो एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, वो कैसे है? देखो क्या होता है, जब आप कोई भी डेटा की रेंज सिलेक्ट करते हो, उसी हिसाब से आपका ग्राफ बन जाता है, राइट. जैसे मैंने ये ऊपर के इसमें क्या किया था, यहाँ पे मैंने नाम सिलेक्ट किए, उसके बाद में आंसर सिलेक्ट किए, है ना. इसको अगर मैं चेंज कर देती हूँ तो क्या होगा,
बता दो तो। अच्छा, हम क्या करते हैं, इसको मूव कर देते हैं, मूव द ग्राफ टू अनदर लोकेशन, है ना। मूव करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे एक चार्ट टूल्स आता है। जैसे ही आप चार्ट को क्लिक करते हो, देखिए इसको छोटा कर देती हूँ मैं, ये चला जाएगा। ये बहुत तकलीफ देता है। जैसे ही हम किसी चार्ट को क्लिक करते हैं ना, तो चार्ट टूल्स यहाँ पे आ जाते हैं। चार्ट टूल्स में ये है मूव द चार्ट, है ना। मूव द चार्ट टू द न्यू लोकेशन। अब ये कौन सा वाला चार्ट है हमारा, ये बार चार्ट है, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे आपको अच्छे से दिखेगा ये। अरे अंदर झालं का? जस्ट अ मिनिट हा, कुठे कुठे बाहेर क्लिक होऊन गेलेलं आहे. दिसतंय का तुम्हाला आता? तो देखो यहाँ से अगर हम स्विच द कॉलम्स एंड रोज करते हैं तो क्या हो गया, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस गेट चेंज. एक्स एक्सिस पे अब क्या आ गए हैं, आंसर्स आ गए हैं, और ये जो हमारे वैल्यूज है ये योगेश, कृष्णा, गोविंद इन लोगों के हैं. अगर हम फिर से स्विच कर लेते हैं इसको तो क्या होगा, यहाँ पे स्टूडेंट्स के नाम दिख रहे हैं और यहाँ पे इनके मार्क्स दिख रहे हैं. ठीक है, फिर से हम शीट 1 में आते हैं. तो देखो ये जो हमारे दूसरा वाला ग्राफ है, इसको भी हम क्या करते हैं, मूव द चार्ट, चार्ट नंबर 2, दिस इज ए स्टूडेंट्स मार्क्स. ठीक है, तो देखो अब क्या दिख रहा है, ये योगेश ने दिए हुए सारे आंसर से, ये कृष्णा के आंसर से, ये गोविंद के आंसर से, ये अभिलाष के और ये यशपाल के. अब देखो ये डेटा हमारा आंसर वाला है. अगर यही डेटा हमारा सेल्स वाला होता, या कुछ पैसे कलेक्शन वाला होता, या कुछ प्रोडक्ट क्या बोलते प्रोडक्शन वाला होता, तो क्या होता, अलग अलग होता है ना. तो इसके वैल्यूज भी हम यहाँ पे दिखा सकते हैं. दीज आर द वैल्यूज. यहाँ पे हम चार्ट देखो, यहाँ पे इसके चार्ट लेआउट्स है. ये लेआउट्स क्या करते हैं, इट अलाउज यू टू मेक द चेंजेस इन दिस चार्ट. ये सारे लेआउट्स है, ये अलग अलग लेआउट्स हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं. इस लेआउट में क्या हो रहा है, चार्ट टाइटल हम दे सकते हैं. जो भी चार्ट का टाइटल है वो हमने यहाँ पे दे दिया. ठीक है, देन इस पर्टिकुलर आंसर क्या है, 3 है, 2 है, 1 है, ये वैल्यूज यहाँ पे हमको दिखने लगते हैं. ठीक है ना. तो जब भी हम इसको एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो ये वैल्यूज हमको यहीं पे मिल जाते हैं. सेकेंडली ये देखो ये वाला चार्ट है ना. तो ये इसमें और एक है, इसके बाजू का लेआउट ये देखिए. ये इस लेआउट में क्या होता है, इट अलाउज यू टू शो द टेबल अलोंग विद द ग्राफ. ये जो तुम्हारा एग्जिस्टिंग ग्राफ है इसके रिलेटेड जो टेबल है वो यहीं पे आपको दिखने लगता है. तो ये कब होता है, जब हमारा टेबल छोटा सा हो और वो हमको इम्पोर्टेंट हो तो हम इस टेबल को यहाँ पे दिखा सकते हैं. क्योंकि कभी कभी एक्सटर्नल्स आपको कहते हैं कि ये जो ग्राफ आपने बनाया इसके रिलेटेड डेटा दिखाइए. डेटा जहां से आपने ऑन द बेसिस ऑफ दैट डेटा आपने ये चार्ट बनाया है. तो आपको क्या करना होता है, यू हैव टू search that data in your Excel sheet and then you have to show it in this sheet, है ना. तो ऐसे ना करते हुए हम क्या करते हैं, जो इम्पोर्टेंट डेटा है थोड़ा सा है उसको हम इस तरह से यहाँ पे शीट के साथ में दिखा सकते हैं. ठीक है, आप मुझे याद दिलाना, मैं आपको लिंक बता दूंगी. ऐसे अगर आपको किसी ने पूछा कि आपको डेटा
एग्जिस्टिंग डेटाबेस में से दिखाइए तो कैसे दिखाना है, ठीक है। तो इस तरह से हम इस लेआउट्स को अलग अलग लेआउट्स का यूज करके चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और एक चीज यहाँ पे है कि अगर मैं चाहती हूँ कि इस पर्टिकुलर कॉलम को, अगर मैं जैसे कोई किसी क्रॉप के ऊपर आपने सर्च किया है, किसी केमिकल के ऊपर आपने रिसर्च किया हुआ है, किसी प्रोडक्ट के ऊपर आपने रिसर्च किया हुआ है, तो उसके पिक्चर्स आप यहाँ पे डाल सकते हो, है ना। तो वो पिक्चर के लिए आपको क्या करना है, क्लिक करके उसको राइट क्लिक करो, फॉर्मेट द डेटा, उसके बाद आपको लेना है फिल, फिल में जाना है पिक्चर एंड टेक्सचर, उसमें से जाना है टेक्सचर। अब मैं टेक्सचर ही ले रही हूँ क्योंकि मेरे पास पिक्चर्स नहीं है यहाँ पे। and you can fill that columns by using this picture. तो ये कॉलम जो है ये पर्टिकुलर क्रॉप के लिए मैंने यूज किया है। ये जो दूसरा वाला है इसके लिए मैं और दूसरा फॉर्मेटिंग, दूसरा पिक्चर यहाँ पे इंसर्ट कर सकती हूँ। फिल, पिक्चर एंड टेक्सचर, इसमें से मैं ये वाला ले रही हूँ, ठीक है। तो हर बार को आप अलग अलग पिक्चर्स भी यहाँ पे असाइन कर सकते हैं, ठीक है। फिर से हम आते हैं शीट 1 में। अगेन आई वांट टू इंसर्ट द ग्राफ बाय यूजिंग द नेम और यहाँ के उनके मार्क्स। तो दिस टाइम मैं एक कॉलम यहाँ से और एक कॉलम यहाँ से ले रही हूँ बाय प्रेसिंग द कंट्रोल की। आपको क्या करना है, पहले नेम का कॉलम सिलेक्ट करना है, कंट्रोल का बटन दबा के रखना है, देन टोटल वाला कॉलम लेना है। अगेन इंसर्ट में जाना है, पाई ग्राफ, और ये आपका पाई चार्ट बन गया। पाई चार्ट को भी हम क्या कर देते हैं, मूव कर देते हैं, मूव टू द न्यू लोकेशन, न्यू शीट, इसका नाम दे रहे हैं पाई चार्ट, ठीक है। ये करने के बाद भी यहाँ पे बहुत सारे लेआउट्स आपके पास है, नेम ऑफ द कैंडिडेट, नेम ऑफ द प्रोडक्ट, और उसके साथ उसके परसेंटेज, या सिंपली परसेंटेज, या कुछ भी नहीं, या और कोई चीजें, ये सारी चीजें आप यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है ना। ये होने के बाद यहाँ पे बहुत सारे कलर कॉम्बिनेशन भी आपके पास है, वो आप उसको अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और इसके देखिए इस तरह से भी कर सकते हो, इसके बैकग्राउंड को भी चेंज कर सकते हो, इसमें भी आप किसी पिक्चर को डाल सकते हो। फॉर्मेट द पिक्चर, फिल, पिक्चर टेक्सचर, देखो हर पर्टिकुलर प्रोडक्ट के आंसर्स, हर पर्टिकुलर प्रोडक्ट के पिक्चर, हर पर्टिकुलर क्रॉप के पिक्चर्स यहाँ पे आप इंसर्ट कर सकते हो, सो दैट जब आप प्रेजेंटेशन देने जाओ आपको याद रखने की जरूरत नहीं है ये कौन सा पिक्चर है, ये किस चीज का परसेंटेज है। तो ये पर्टिकुलर वो चीज का परसेंटेज यहाँ पे लिख के भी दे सकते हो या पिक्चर भी डाल सकते हो, बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हो। ये सारी चीजें फिर आप आपके हिसाब से आपके प्रोग्राम में बना सकते हो। अगेन आई एम क्लिक एट द शीट नंबर 1। ऐसे बहुत सारे ग्राफ यहाँ पे आपके पास अवेलेबल है, वो सारे यूज करके आप अपना प्रेजेंटेशन अच्छे से बना के प्रेजेंट कर सकते हो, समझे। देखो ये बार है, ये स्टूडेंट्स है, ये पाई है। फिर से हम शीट 1 में आए। अब देखो ये जो पाई है, पाई में ये जो योगेश का कलर है, इसके ये परसेंटेज भी दिख रहे हैं हमको, है ना। देखते हैं हम, एक मिनट, ये ना चार्ट डिजाइन, यहाँ पे हम ले रहे हैं नेम एंड परसेंटेज, ओके। दिख रहा है ना। अब हम क्या करते हैं, शीट 1 में जाके ये योगेश के मार्क्स चेंज कर देते हैं, ठीक है। योगेश ने यहाँ पे 1 लिख दिया, यहाँ पे 2 लिखा था, यहाँ पे 3 लिख दिया था, यहाँ पे 4 लिख दिया था, वो फेल हो गया है। जैसे ही मैंने यहाँ से मार्क्स चेंज कर दिए, योगेश ध्यान दे रहे हो क्या आप, सो गए। हाँ, आता बघा मी शीट 1 मध्ये जाते हैं। हाँ देखिए बार में जा रहे हैं तो चेंज दिखा क्या, स्टूड में, पाई में, पाई मध्ये पटकन कळलं, दिख रहा है क्या चेंजेस अपने आप
हाँ, चेंजेस अपने आप आपके हो रहे हैं। फिर से हम हमारे Yes. शीट में चेंज करते हैं। फिर से इन्होंने आंसर दे दिया 3, 2, 1, 2। फिर से देखो हर जगह पे आपके चेंजेस आपको इमीडिएटली को, ये योगेश वाला है। फिर ये देखो यहाँ पे फिर से चेंज हो गया योगेश का, यहाँ पे फिर से चेंज हो गया। यस मैम. दिसलं? आता बघा हा गोविंद जो आहे, गोविंदला 10% मिळाले होते, सगळीकडे गोविंदचे मार्क पहा। गोविंद को देख लो आप, ये यहाँ पे है, ठीक है। फिर ये 12 में ये यहाँ पे गोविंद के है, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, शीट 1 में जाके इसके मार्क्स चेंज कर देते। इसने 3 कहा था, यहाँ पे 2 कहा था, यहाँ पे 1 कहा था, यहाँ पे फिर से 2 कहा था, यहाँ पे 3 कहा था। पास हो गया क्या गोविंद? ना गोविंद इज पास। सी बार ग्राफ। देन यहाँ पे सबसे मेन तो यहाँ पे समझना चाहिए, दिख रहा है क्या? जो 10% था वो 22% में मिल गया चेंज। तो आपको कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है, हर बार फॉर्मूला चेंज करने की जरूरत नहीं है। हम अगर सेल एड्रेसेस यूज कर रहे हैं तो समझ गए? थक गए बहुत, अभी आवाज नहीं निकल रही है। यस मैम, समझ गए. समझ गए ना? चलो वेरी गुड। यस मैम. और फिर से हमको क्या करना है, कंट्रोल एस बीच बीच में करते जाना है टू मेक द चेंजेस permanently store inside the memory of your computer system, which is an electronic worksheet. समजलं? थकले ग बाई पोरं. मॅडम, प्रीती मॅडम, प्रीती मॅडम ही थकल्या बिचाऱ्या. तो दिस वे हम क्या कर रहे हैं, डेटा को इंसर्ट कर रहे हैं, उसके ऊपर ग्राफ बना रहे हैं। समझे? ओके हे बघ, वेगळा पॅटर्न टाकून दिला, त्याला वेगळं पॅटर्न टाकून दिलं. इसमें आप कलर भी चेंज कर सकते हो। आगे तो दिस वे यू कैन मेक द वो बोलते हैं कि हमारे पास टेबल ही नहीं है। आवाज नहीं येते? आता येतोय मग, बघत आता गेला होता. आता येतोय? हाँ। आर्ट्स वाले जो लोग होते हैं वो बहुत बार बोलते हैं कि हमारे पास टेबल नहीं है, हम ग्राफ नहीं बना सकते, लेकिन ऐसी बात नहीं है। आप क्या करो, आपके डेटा में से आप इस तरह से डेटा कलेक्शन करो कि आप उसको ग्राफ में कन्वर्ट, टेबल में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे आप किती कविता प्रेझेंट केल्या, किती कविता लिहिल्या, इयर वाईज किती कविता पब्लिश झाल्या, किती जर्नल्स पब्लिश झाले, किती जर्नल्स मध्ये तुम्हाला डेटा मिळाला. So these are the numbers, name of the journal, name of the poet, number of क्या बोलते poem published, number of poems written, year wise, असं वगैरे सगळं तुम्ही त्याला नंबर्स मध्ये कन्वर्ट करू शकता, है ना. किती किल्ले शिवाजी महाराजांनी जिंकले, किती केमिकल्सच्या रिएक्शन्स तुम्ही करवल्या, हे सगळे नंबर्स मध्ये तुम्ही घेऊ शकता आणि त्याच्यावरती तुम्ही टेबल बनवा आणि बनवाच जबरदस्तीने त्याच्यात टाका. टेबल्स टाका, नंतर ग्राफ बनवा, ग्राफ टाका, त्याला छान कलर्स टाका, डेकोरेट करा आणि प्रेझेंट करा.
ठीक आहे. चला आजच्या पुरतं संपलं. मला असं वाटतं आज थांबवते मॅडम मी. थकले आता पोरी, 5 मिनिटं राहिल्यात. थांबवूया. हो थांबू, कारण ऍडव्हान्स जे आहे ते उद्या घेऊ मॅडम. आज आता ऍडव्हान्स नाही चालू करत म्हटलं. 5 मिनिटं राहिले आहेत कारण. है ना, बेसिक वाला आज आपलं होऊन गेलेलं आहे. टुमॉरो वी विल डिस्कस द ऍडव्हान्स थिंग्स. याच्यामधनं जे काही ऍडव्हान्स कमांड्स आहेत ते आपण घेऊ. आणि उद्या थोडंसं वर्ड्सचे पण काही गोष्टी सांगेल तुम्हाला. ठीक आहे. ओके तुम्हाला काही विचारायचं तर विचारू शकता. 5-10 मिनिटाचा वेळ आहे आपल्याकडे. तुमच्या काही डिफिकल्टीज असतील किंवा आजच्या क्लासमध्ये तुम्हाला काही समजलं नसेल, यू कॅन आस्क. किसी को नहीं समझा है वो भी पूछ सकते हो, या कोई डिफिकल्टीज है वो भी पूछ सकते हो आप. हेलो मैडम. हाँ बोलो. हेलो हाँ बोलो. मैम, एग्जाम में इसके ऊपर जो क्वेश्चंस रहेंगे हाँ. वो दैट विल बी ऑन द स्प्रेडशीट्स और लाइक दे विल बी ऑन द व्हाटएवर यू आर No, no, they are optional. जैसे मैंने अभी आपको पूछा था ना की डायरेक्टर कोण आहे, असे तुम्हाला काही प्रश्न विचारतील की एक्सेलला आपण इलेक्ट्रॉनिक शीट का बरं म्हणतो. बाय डिफॉल्ट एक्सेल मध्ये किती शीट्स दाखवल्या जातात, 2, 4, 5, 7 असं. शीट मध्ये नाही करायचं तुम्हाला काहीच. नाही नाही, म्हणजे असं तर नाही की किती कॅरेक्टर राहू शकतात किंवा किती लांब आहे, असे असे क्वेश्चन नाही नाही राहणार. नाही, जेवढं शिकवलंय ना तुम्हाला मी, जेवढं शिकवलं ना तेवढंच राहणार आहे. हा हा. त्याच्या व्यतिरिक्त नाही राहणार. ओके. कारण की एक्सेल खूप मोठा आहे आणि आपल्याला Right, सगळेच पॉइंट्स कव्हर करायचे आहेत. तुम्ही बाहेरचा कुठलाही अभ्यास करू नका. जेवढं मी शिकवलं ना तेच सगळे पॉइंट्स लक्षात ठेवा. हा बस, त्याच्यावर त्याच बेसिसवरती राहील. कारण बाहेरचे हे सगळे आम्ही स्वतः बनवलेले क्वेश्चन आन्सर. हे जे बनवलेले क्वेश्चन सेट्स आहेत ना ते सगळे आम्ही स्वतः बसून बनवलेले आहेत. हे आम्ही कुठनं नेटवरनं घेतलेले नाहीये. त्यामुळे तुम्हाला नेटवर याची उत्तर नाही मिळणार. बरोबर. आणि नेटवर सर्चही करू नका. नेटवरती तुम्हाला भलताच डेटा मिळेल. हे सगळे आम्ही स्वतः प्रॅक्टिकली जे करतो आहे त्यातनं निर्माण झालेले क्वेश्चन्स आहेत हे. और कल थोड़ा सा Yes. रिव्यू क्वेश्चंस अपन हा, करा. उद्या आपण एक सॅम्पल टेस्ट घेऊया तुमची. तुम्हाला म्हणजे Okay. कळून जाईल की कशी एक्झाम राहील ते. Okay. पण असं सिंपलच राहील. Thank- क्वेश्चन विचारला जाईल की जसं आपण म्हटलं की ग्राफ जर मला प्रिंट करायचा आहे तर कोणती कमांड यूज करतो आपण. Okay. कुठनं येतो, कोणत्या मेनू मधनं येतो, तो इन्सर्ट ग्राफ मधनं येतो आहे ना. कोणती की असते फंक्शन की जी तुम्हाला क्विकली ग्राफ बनवून देते. F11 की राहते. मग तुम्हाला तो F1, F2, F3, F11 असे देतील ऑप्शन्स 4. त्यातलं आपल्याला सिलेक्ट करायचं आहे F11 आहे ना. आता ऑटोमॅटिकली सम करायची आहे तुम्हाला, तर कोणता सिम्बॉल यूज करतो. Summations. समेशन. आता समजा सम करायची तर कोणतं फॉर्म्युला यूज होतो, कोणतं फंक्शन यूज Equal होतं. to. इक्वल टू सम आणि रेंज. तर ते सम साठी होतं की नाही. असं अशा Okay. प्रकारचे तुम्हाला प्रश्न विचारतील. कळलं ना. आता Thank- मर्ज अँड thank you. सेलचा उपयोग काय होतो. हम्म. मर्ज अँड सेलचा उपयोग काय होतो. टू मर्ज द सेल्स. सिंगल सेल और मल्टिपल सेल्स आहे की नाही. असं Right. Okay. कळलं. तर असेच प्रश्न राहतील तुम्हाला. जे काही आपण शिकलेलो आहे ना आता त्याच मधनं तुम्हाला प्रश्न येणार आहे. आणखीन काही. थांबूया मॅडम मग आज. हो थांबून देऊ आता मॅडम. 5 मिनिटं उरले आहेत. पण आता नवीन नाही चालू करत, आता उद्याला चालू करू ऍडव्हान्स कमेंट्स है ना. मच मॅडम. चालेल. उद्या 2 वाजता. उद्या 2 वाजता. चला ओके, बाय बाय. टेक रेस्ट. थोडं मेडिटेशन करा सगळ्यांना. म्हणजे जे काही शिकवलेलं आहे ते तुमच्या थँक्यू सो मच. हा मेडिटेशन करा थोडंसं. म्हणजे जे शिकवलेलं आहे ते हार्ड डिस्क मध्ये सेव्ह होईल. नाही तर मेमरी मध्येच राहील फक्त. आहे ना. Thank रीड you. ऑपरेशन तुमचं झालेलं आहे. राईट ऑपरेशन करून टाका आता मेडिटेशननी. ओके चला बाय बाय. भेटू उद्या 2 वाजता. चला बाय बाय मॅडम. प्रीती मॅडम बाय. बाय. ओके मॅडम. थँक्यू. थँक्यू. थँक्यू मॅडम. थँक्यू मॅडम. थँक्यू. थँक्यू मॅडम. थँक्यू.
मॅडम मीटिंग संपली का? Can we leave the meeting? Can we leave? प्रीती मॅडम